अक्टूबर 1984, जापान। एक सुपरमार्केट में एक एम्प्लॉय अपनी रूटीन सेल्फ स्टॉकिंग कर रहा था जब उसकी नज़र एक कैंडी बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स मोरिनागा का था, जापान का सबसे बिलवेड कैंडी ब्रांड। हाथ में उठाया और देखा कि उसके ऊपर एक स्टिकर था जिसमें हाथ से लिखा हुआ था, खबरदार, इसमें जहर मिला हुआ है, अगर खाओगे तो मर जाओगे। 21 चेहरे वाला राक्षस। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और फिर पुलिस वो सैंपल उठाकर टेस्ट के लिए ले गई और उस कैंडी बॉक्स में पोटेशियम साइनाइड मिला, जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है और जिसे खाते ही इंसान की मौत हो जाती है। पर वो बॉक्स अकेला बॉक्स नहीं था। जापान भर के स्टोर्स में हकाता से टोक्यो तक 20 ऐसी बॉक्सेस बिखेर दिए गए थे। रियल जहर, रियल कैंडी, रियल सेल्स, किसी भी आम इंसान की पहुंच में। और जो बंदा ये सब कर रहा था वो आज तक एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। स्वागत है दोस्तों आपका क्राइम जिला में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे कहानी की जिसमें कोई विक्टिम नहीं मरा, कोई खून नहीं बहा और फिर भी ये जापान की हिस्ट्री का सबसे डरा देने वाला क्राइम केस है, क्योंकि एक इंसान या एक ग्रुप ने पूरे देश को 1 साल से ज्यादा तक अपनी मुट्ठी में ले रखा था। दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस मशीनरीज में से एक को नाक रगड़ा के छोड़ दिया था और फिर एक दिन बस गायब हो गया। ये है 21 चेहरे वाले राक्षस की क्राइम केस की ट्रू कहानी। तो बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि ये ट्रू क्राइम केस थोड़ी लंबी होने वाली है। 1984, जापान। एक ऐसे वक्त की बात है जब जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। टोक्यो की सड़कें चमक रही थी, फैक्ट्रीज चल रही थी, लोग खरीद रहे थे, लोग खिलखिला रहे थे। जापान का गोल्डन एरा इकोनॉमिस्ट इसे ही कहते थे। और इस चमक दमक के बीच एक चीज थी जो पूरे देश को एक ही तरह की खुशी देती थी, और वो थी कैंडीज। अगर आप 1980 के दशक के जापान में पैदा हुए होते तो एजिका ग्लिको आपकी जिंदगी का हिस्सा होता। उनका सबसे फेमस प्रोडक्ट पॉकी, वो थिन चॉकलेट स्टिक्स, जानते हो ना, दुनिया भर में आज भी बिकता है। ग्लिको सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं थी, वो एक इमोशन था जापान के लोगों के लिए। और कंपनी का प्रेसिडेंट था कात्सुहिसा इजाकी, एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, फैमिली मैन, 50 के आसपास उम्र थी। निशिनोमिया में अपने घर में रहता था, अपनी वाइफ मिकियोके के साथ, 3 बच्चों के साथ। नॉर्मल जिंदगी, रिच जिंदगी, इज्जतदार जिंदगी। मार्च 18, 1984, रात के करीब 9 बजे निशिनोमिया। इजाकी अपने घर में नहा रहा था। उसके घर के साथ के एक प्लॉट पर उसकी 70 साल की माँ योशिया रहती थी। 2 नकाबपोश आदमी एक पिस्टल, एक राइफल लिए पहले उसके माँ के घर पे गए। बुजुर्ग माँ थी, माँ देखते ही डर गई। पर ये नकाबपोश आदमी ने उसकी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसे डरा धमका कर उससे उसके बगल के घर वाले, मतलब जहाँ उसका बेटा रहता था, उस घर की चाबी मांगी। बुजुर्ग महिला थी, वो डर गई और उन्होंने कांपते हाथों से उसे चाबी दे दी। फिर वो दोनों उसे वैसे ही बंधा हुआ छोड़कर इजाकी के घर में घुसे। सबसे पहले उसकी वाइफ मिकाइको को बांध दिया, 8 साल की बेटी मरिका को बाथरूम में बंद कर दिया। बाकी 2 बच्चे, 4 साल की युकिको और 11 साल का इत्सुरो, दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो उन्होंने उन बच्चों को कुछ भी नहीं किया। और इजाकी, जो बगल के बाथरूम में बाटब में नहा रहा था, उसे ऐसे ही नंगे उठाया, गाड़ी में डाला और रात के अंधेरे में ले गया इबाराकी ओसाका के एक छोटे से गोदाम में। आधी रात के करीब कंपनी के एक डायरेक्टर को एक पब्लिक फोन बूथ पर एक नोट मिला। मांग थी 1 बिलियन येन और 100 किलोग्राम सोना। रुपए में अगर ट्रांसलेट करें तो आज के हिसाब से करीब 550 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना। जापान शॉक में आ गया। कोई कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि देश के उस वक्त के सबसे पॉपुलर कैंडी कंपनी के प्रेसिडेंट को कोई ऐसे भी उठा के ले जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 3 दिन बाद मार्च 21 को कातुशिहासा इजाकी गोदाम से भाग निकला। वो गोदाम से कैसे बाहर निकला ये तो किसी को नहीं पता, पर इजाकी के अनुसार उसे रास्ता मिला और वो वहां से जल्द भाग गया। जापान ने सुकून की सांस ली, लेकिन जिसने ये सब किया था वो खत्म नहीं हुआ था, वो तो अभी शुरू ही हुआ था। अप्रैल 1984, इजाकी तो घर पहुंच गया था, लेकिन मॉन्स्टर ने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही उसने अपनी दूसरी कोई मांग रखी। उसने कुछ भी नहीं किया, पर उसके होने का एहसास वो दिलाता रहा।
अप्रैल 10 को ग्लीको हेडक्वार्टर्स की फैक्ट्री की पार्किंग लॉट में 6 गाड़ियां जला दी गई और फिर अप्रैल 16 को ग्लीको को एक पैकेट मिला। अंदर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक लेटर। और फिर अप्रैल 8 को एक ऐसा लेटर आया जिसने जापान में सनसनी मचा दी और जिसे जापान के न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया। उस लेटर में लिखा था, पुलिस के बेवकूफ हो, तुम सब बेवकूफ हो क्या? इतने बड़ी फोर्स के साथ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें एक हिंट देते हैं, हमारी गाड़ी ग्रे कलर की है, खाना हमने डेयरी सुपरमार्केट से खरीदा। अगर मेरे इतने हिंट देने के बाद भी तुम मुझे नहीं पकड़ सकते तो तुम सब सिर्फ टैक्स का पैसा खाने वाले निकम्मे हो। और तुम कितने निकम्मे हो, क्या इसको प्रूव करने के लिए मैं पुलिस के हेड को भी किडनैप कर लूं? ये एक टॉन्ट नहीं था, ये एक चैलेंज था, पुलिस के लिए, मीडिया के लिए, पूरे जापान के लिए। और इस लेटर के साथ एक नाम आया पहली बार, काइजिन निजुची मेंसो, 21 चेहरे वाला राक्षस। नाम लिया गया था एदोगावा रैम्पो के एक फेमस जापानीज डिटेक्टिव नॉवल के विलन से। एक ऐसा चोर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके इतने चेहरे हैं कि कोई जानता ही नहीं कि वो कौन है। और यही नाम इस ग्रुप ने अपने लिए चुना। ये घमंड नहीं था, ये एक वादा था। मई 1984 ग्लीको को एक और लेटर आया। हमने तुम्हारी कैंडीज में पोटेशियम साइनाइड मिलाए हैं, मार्केट्स में रखी हुई है, ढूंढ लो अगर हिम्मत हो तो। पोटेशियम साइनाइड, इसका एक ग्रेन काफी होता है एक इंसान को खत्म करने के लिए। और ये लोग कह रहे थे उन्होंने इसे ग्लीको की कैंडीज में मिलाया है। पूरे जापान भर में पैनिक फैल गया। एक दिन में लोगों ने सेल्फ से ग्लीको के सारे प्रोडक्ट्स हटा दिए। स्टोर ने स्टॉक वापस कर दिया। ग्लीको ने अपने खुद सारे प्रोडक्ट्स को वापस रिकॉल कर लिया। 21 मिलियन का नुकसान हुआ एक ही झटके में और 450 पार्ट टाइम वर्कर्स की नौकरी चली गई। और ये यहीं नहीं रुका। एक सर्विलेंस कैमरा ने एक आदमी को पकड़ा, ग्लीको की चॉकलेट सेल्फ पर रखते हुए, बेसबॉल कैप पहने, शांत, बिल्कुल नॉर्मल लगता हुआ। पुलिस ने उसे वीडियो टेप्ड मैन कह के ढूंढा, पर आज तक वो इंसान कौन था ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जून 26, 1984 अचानक से एक और लेटर आया और उस लेटर ने कहा, हम ग्लीको को माफ करते हैं। हमारे ग्रुप में एक 4 साल का बच्चा भी है, वो रोज ग्लीको की टॉफियां मानता है और रोता है क्योंकि वो बैन हो गई है। एक बच्चे को इसलिए रोना नहीं चाहिए। ये बात सुनो फिर से। जो लोग एक सीईओ को नंगे किडनैप कर लिया, फैक्ट्रीज जलाए, कंपनी को तबाह किया, वो कह रहा था कि उन्हें एक बच्चे की टॉफियां की चिंता हो गई। जापान को समझ ही नहीं आया ये लोग सीरियस हैं या पागल हैं या दुनिया को अपना खिलौना समझ रहे हैं। और यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। मॉन्स्टर का नया टारगेट तय हो गया, मोरिनागा, जापान का एक और बिलवेड कैंडी ब्रांड। सितंबर 1984 में पहला लेटर आया मोरिनागा को, पैसा दो या पछताओगे। मोरिनागा ने जवाब देने में वक्त लिया। मॉन्स्टर ने एक और लेटर भेजा अक्टूबर में। हमने आपकी कैंडी में स्पेशल फ्लेवर मिलाया है, पोटेशियम साइनाइड का फ्लेवर थोड़ा कड़वा होता है। और इस बार वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें एक्चुअल में कैंडी बॉक्सेस मिली, जहरीली मोरिनागा ब्रांड की, और हर बॉक्स पर एक स्टिकर जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, खबरदार इसमें जहर है, खाओगे तो मरोगे, 21 चेहरे वाला राक्षस। वो लोगों ने अपने हाथों से जहर भी मिलाया, दुकान तक आए, शेल्फ पर रखा और फिर चले गए। हिम्मत, दिमाग और प्लानिंग। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। ग्लीको के बाद मोरिनागा, मोरिनागा के बाद मारुदाई हैम, मारुदाई के बाद हाउस फूड्स कॉर्पोरेशन, हाउस फूड के बाद फुजिया। एक के बाद एक जापान की फूड कंपनीज को एक एनोनिमस ग्रुप अपनी मुट्ठी में ले रहा था। डिमांड्स भेजता, लेटर्स भेजता, पुलिस को टॉन्ट करता और कभी नहीं पकड़ा गया। और फिर एक शाम पुलिस को पहली बार एक टिप मिली। जून 28, 1984 मारुदाई हैम से 50 मिलियन येन की रैंसम डील थी। एक ट्रेन में पैसा ड्रॉप करने को कहा गया था। पुलिस का एक ऑफिसर मारुदाई एम्प्लॉय बनके ट्रेन में बैठा। ट्रेन में एक आदमी था, लंबा चौड़ा, फिट, सनग्लासेस लगाए हुए, शॉर्ट हेयर्स और आंखें जैसे किसी लोमड़ी की हो, तेज, ध्यान से ऑब्जर्व करती हुई, हर चीज देखती हुई। पुलिस ने उसे अपने अंदर नोट किया। कित्सुने मिनो ओतोका, फॉक्स आइड मैन। ट्रेन चलती रही, टेंशन हवा में भरी थी।
पर उनका ये प्लान सफल नहीं हुआ और प्लान को अबॉर्ट करना पड़ा। फॉक्स आइड मैन जो है वो क्योतो स्टेशन पर उतरा। पुलिस का अंडरकवर ऑफिसर भी उतरा, प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठा और फॉक्स आइड मैन को देखता रहा, पर फॉक्स आइड मैन ने भी उसे देख लिया। इस पॉइंट तक दोनों जानते थे कि दोनों जानते हैं, और फिर फॉक्स आइड मैन चल दिया, दूसरी ट्रेन में बैठा क्योतो की तरफ। एक दूसरे ऑफिसर ने उसका पीछा किया, लेकिन वो आदमी क्योतो की प्लेटफॉर्म पर भीड़ में कहीं गुम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरीके से गायब हो गया। नवंबर 14, 1984, दूसरा मौका। हाउस फूड कॉर्पोरेशन रैनसम ड्रॉप, मेशिन एक्सप्रेसवे का एक रेस्ट स्टॉप ओत्सु के पास। पुलिस ने उस आदमी को फिर देखा, गोल्फ कैप, डार्क ग्लासेस, वही आंखें, लेकिन इस बार भी वो उन्हें वहां से चकमा देकर निकल गया। फिर पुलिस के कार ने एक सस्पिशियस स्टेशन वैगन देखी। इंजन चल रहा था, लाइट्स बंद थी और वहां से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ऑफिसर ने टॉर्च मारा, अंदर वही आदमी, गोल्फ कैप, पतले गाल और वायरलेस रिसीवर हेडफोन्स। वो पुलिस के 6 प्रेफेक्चर्स की रेडियो कम्युनिकेशन सुन रहा था एक साथ। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था, ये बंदा या ये ग्रुप पुलिस की पूरी ऑपरेशंस की आवाज सुन रहा था, रियल टाइम में। जब भी पुलिस मूव करती वो जानता था। ऑफिसर्स ने उसका पीछा किया, पर स्टेशन वैगन वहां से भाग चुकी थी। पुलिस कार ने भी पीछा किया, पर वो फिर से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग गया। पुलिस ने बाद में देखा कि वो गाड़ी कात्सु स्टेशन के पास अबैंडन मिली, किसी की चोरी की हुई गाड़ी थी। अंदर एक रेडियो ट्रांस रिसीवर और एक वैक्यूम क्लीनर। ये लोग अपनी फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ते थे। हर चीज को बिल्कुल प्रोफेशनली क्लीन कर दिया गया था, जहां से एक भी चीज, एक भी हिंट पुलिस को नहीं मिली। करीब 1,25,000 लोगों ने पुलिस से पूछताछ की, 1 साल से ज्यादा। याकूजा, नॉर्थ कोरियन एजेंट्स, डिस्ग्रंटल्ड एक्स एम्प्लॉयज, फ्रीलांस क्रिमिनल्स, इंडस्ट्रियल स्पाइस, कोई नहीं मिला। फॉक्स आइड मैन की स्केचेस बनी, जनवरी 1985 में पब्लिक रिलीज की गई। हजारों टिप्स आए, पर सारे टिप्स डेड एंड्स निकल गए। ऑडियो टेप रिलीज किए गए, एक औरत की आवाज़, एक बच्चे की आवाज़, और जो रैंसम डिमांड्स के लिए कॉल्स आई थी उन सब की ऑडियो टेप्स रिलीज किए गए, पर उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। जापान में एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया था ये केस। हर रोज़ अखबार में, हर रोज़ टीवी पर, और मॉन्स्टर वो जानता था ये सब। उसने मीडिया को सीधा लेटर्स भेजे, न्यूज़पेपर को, पुलिस को टॉन्ट करता रहा। पुलिस के बेवकूफ़ों, झूठ मत बोलो, हम तुमसे बेहतर हैं, पकड़ के दिखाओ अगर दम है तो। जापान की पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उनके इज्जत का सवाल हो गया था, जिसके चलते अगस्त 1985 को सीगा प्रीफेक्चर पुलिस का सुपरिटेंडेंट सोजी यामामोतो ने, जो एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर था और एक इंसान जिसने अब इस केस में अपना खून पसीना लगाया हुआ था, वो अपने घर के बाहर निकला, अपने ऊपर केरोसिन डाला और खुद को आग लगा ली। वो बच नहीं सका। पूरा जापान इस चीज से स्टंट था। सभी के अंदर गुस्सा था। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी पब्लिक सर्विस में लगाए, एक केस के बोझ के तले टूट गया। एक ऐसी हार जिसे वो पर्सनली ले गया। 5 दिन बाद मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का एक और लेटर आया, और इस लेटर में वो बोला, यामामोतो सीगा प्रीफेक्चर का पुलिस मार गया। कितना बेवकूफ था वो। हम उसके लिए शोक नहीं मनाते। वैसे हमने फैसला किया है कि अब हम फूड कंपनीज को परेशान करना बंद करते हैं। अगर कोई उन्हें ब्लैकमेल करे तो वो हम नहीं है, कोई नकलची होगा। हम बुरे लोग हैं, मतलब हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ कंपनीज को तरपाने के अलावा। एक बुरे आदमी की जिंदगी जीने में मजा आता है। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। और ये लेटर था उनका आखिरी लेटर, आखिरी बात, आखिरी निशानी, और फिर बिल्कुल खामोशी, जैसे वो कभी था ही नहीं। पुलिस ने ढूंढती रही सालों तक। 1988, कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स ने सब एस्टिमेट करके देख लिया। एक खास याकुजा गैंग, जापान के किसी इंडस्ट्री इनसाइडर का काम, कोई डिसग्रंटेड कंपनी एम्प्लॉय, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप। सारी पॉसिबिलिटीज थी, पर कोई प्रूफ नहीं था। एक थ्योरी आई कि फॉक्स मैंडाई एक सस्पेक्टेड इंडिविजुअल था। कुछ जर्नलिस्ट ने नाम लिए, लेकिन कभी ऑफिशियली चार्ज नहीं हुआ कोई भी। फिर 1994 में एक और ब्लो आया। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर हो गई।
किडनैपिंग के लिए जापान में 10 साल की लिमिटेशन थी, एक्सटॉर्शन के लिए 7 साल। 1994 आते आते चाहे मॉन्स्टर खुद पुलिस स्टेशन आकर बता दे कि मैंने ये सब किया, उन्हें लीगली अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। केस ऑफिशियली क्लोज्ड हो गया, अनसॉल्व्ड फॉरएवर। एक बार सोच के देखो, इस पूरी कहानी में एक सीईओ किडनैप हुआ, जहरीली कैंडीज एक्चुअल स्टोर्स में रखी गई, एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ने अपनी जान दे दी, 150 करोड़ येन से ज्यादा का इकोनॉमिक नुकसान हुआ ग्लीको, मोरिनागा और बाकी कंपनीज को, और वो बंदा या वो लोग जिन्होंने ये सब किया, एक दिन के लिए भी उसे कोई पकड़ नहीं पाया। ऑफिशियली कोई वर्डिक नहीं था, कोई सेंटेंसिंग नहीं थी और कोई भी अक्यूज नहीं था। यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात है। इंसाफ की पूरी मशीनरी, पुलिस, कोर्ट, फॉरेंसिक सभी लगी रही, पर सब हार गए। 1,25,000 लोगों के इंटरव्यूज लिए गए, हजारों आवर्स की सर्विलेंस हुई, इंटरपोल तक बात गई, और अंत में एक सेल्फ पर एक डस्टी फाइल मिली जिसे अनसॉल्व्ड का स्टैंप मिल गया। ग्लिको ने खुद को रिकवर किया, पर धीरे धीरे, उसे सालों लगे। पॉकी आज भी बिकता है। मोरिनागा ने भी अपनी जगह वापस बनाई, लेकिन वो 450 वर्कर्स जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी बिना किसी गलती के, उनका क्या कसूर था? वो फैमिलीज जिनके बच्चे ने एक दिन सुबह उठ के सुना कि उनका फेवरेट कैंडी पर जहर मिल सकता है, उनके दिल का डर क्या होगा? और यामामोतो, पुलिस का सुपरिटेंडेंट, उसकी फैमिली, उनका बलिदान उन लोगों के हाथ में था जो आज भी कहीं बैठे हैं, आजाद। शायद बूढ़े हो गए हैं, शायद मर गए हैं, शायद अपनी जिंदगी चुपचाप जी रहे हैं। 2000 के दशक में जापानीज पुलिस ने कुछ लोगों को सस्पेक्ट करके इन्वेस्टिगेट किया। 1-2 नाम्स मीडियाज में आए, लेकिन कोई कन्फेशन नहीं, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिले, कोई चार्ज नहीं। एक इंडिविजुअल के बारे में काफ़ी चर्चा थी, लेकिन वो भी लीगली कुछ नहीं बना। 2015 में जापान ने एक नया लॉ लाया। सीरियस क्राइम्स के लिए स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म कर दी गई। सीधा इस केस की वजह से नहीं, लेकिन बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स कहते हैं कि इस केस ने जापान को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई क्रिमिनल टेक्निकली टाइम आउट करके फ्री हो सकता है। जवाब था नहीं, अब नहीं। ये बंदे या ये लोग शायद आज भी कहीं हैं, शायद अपनी चाय पी रहे हैं, शायद टीवी देख रहे हैं, शायद किसी सुपरमार्केट में कैंडी खरीद रहे हैं। आपको क्या लगता है और आपने क्या सोचा इस केस के बारे में? मुझे अपने राय कमेंट्स में ज़रूर देना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलती हूँ आपसे मैं अगले केस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।